बात चल रही थी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको जवाब देने की, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नष्ट कर देने की, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब फेंक के मारा है जनता के मुंह पर। जातीय जनगणना की बात अब मोदी सरकार ने कर दी है, कह दिया है कि जातीय जनगणना होगी। यानी जो देश सपने सजाए बैठा था कि अब पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, अब मजा आएगा, अब सरकार कुछ करेगी, अब सेना यहाँ पर जवाब देगी पाकिस्तान को। लेकिन मिला क्या? जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। जो बीजेपी खुद कहती थी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मित्रों, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भाषा थी, उनका ये कहना था। लेकिन अब जब देश इंतजार कर रहा था पहलगाम का बदला लेने के लिए, तो थमा दी जाती है जनगणना। अब इस जातीय जनगणना पर अटैक किया किस पर गया है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या ब्राह्मणों को अटैक किया गया? क्या ये बड़ी स्ट्राइक जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो आदिवासी वर्ग हैं, उनके ऊपर ये बड़ी स्ट्राइक है? ये लगातार सवाल किया जा रहा है। सवाल हमारे पास भी कई सारे हैं, सभी सवालों का जवाब देंगे और आज ये परत खोल देंगे कि आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है। जहां वो जातीय जनगणना का विरोध करती थी, राहुल गांधी को पप्पू बताकर कहती थी कि ये देश को जाति में बांटना चाहते हैं और वो सबको एक करना चाहते थे, लेकिन अब खुद वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई जवाब नहीं बन रहा कि आखिर पहलगाम पर सरकार ने अब तक क्या किया। मात्र कुछ यूट्यूब चैनल बैन कर दिए, इंस्टाग्राम पर कुछ पाकिस्तानियों को बैन कर दिया और यहाँ पर उनका जल रोक दिया। मात्र यही सोल्यूशन था क्या पहलगाम का जवाब देने का, या फिर अब मुद्दा भटकाने की राजनीति बीजेपी हर बार की तरह शुरू कर चुकी है? मनोज जी, कई सारे सवाल हैं, जनता पूछ रही है कि जवाब तो हम कुछ और चाहते थे, लेकिन आपने हमारे सर पे ये क्या दे मारा। अब हम जहां एक हो रहे थे सभी लोग, सब मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, सब मिलकर सेना का साथ दे रहे थे, भारत का साथ दे रहे थे, इस भारत सरकार का साथ दे रहे थे। अब उनको फिर दोबारा जाति में बांट दिया। सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे यही करूंगा कि जाति जनगणना जो होनी है, ये सही है या गलत है? ये फॉर्मूला तो कांग्रेस के पास था, आपने कांग्रेस को कह दिया कि भैया तुम तो देश बांट रहे हो, लेकिन अब खुद जो ये बात कर दी, ये बात कितनी सही है? ये जनगणना कैसे सही है? ये सही है या गलत है, ये बताएं जरा। देखिए, मैं सही और गलत से ज्यादा मैं आपको और विस्तार से समझाना चाहूंगा कि आखिर ये मसला है क्या। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि पहलगांव पर जो हुआ उस पर जो सरकार एक्शन लेगी उससे इस जातिगत जनगणना का कोई लेना देना है नहीं। मोदी सरकार ने कह दिया है कि सेना जैसे चाहे वैसे जवाब दे, तो वो चैप्टर अब सेना के हाथ में है कि सेना कैसे जवाब देगी। अब आप नए विषय पे आए हैं, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना सही है या गलत है, जाति में बांट दिया, बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास। सवालों का मुझे लगता है अंबार है, एक एक करके जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को जब तक गहराई से नहीं समझेंगे तब तक आप उस पर विचार नहीं कर पाते कि जाति अच्छी है या बुरी है। ना जाति अच्छी होती है, ना ही जाति बुरी होती है। जाति सिर्फ जाति होती है और जाति इस देश की सच्चाई है, आप उससे मुकर नहीं सकते। आप अपने नाम के पीछे अपना टाइटल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी जाति को दर्शाता है। जब देश में सब लोग स्वीकार कर रहे हैं जाति है, जाति के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां टिकट दे रही हैं, जाति के नाम पर बहुत सारे काम हो रहे हैं और जाति के नाम पर शादियां होती हैं, जाति के नाम पर रोटी बेटी का रिश्ता होता है, जाति के नाम पर बनते हैं कि ये इनकी कॉलोनी है, ये उनकी कॉलोनी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जाति देश को बांट रही है? जाति के नाम पूरे के पूरे गांव बनते हैं कि ब्राह्मणों का गांव है, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ये देश में है और क्या देश टूट गया? जाति में बटे होने से देश ना कभी टूटा है ना कभी टूटेगा। जब देश पर संकट आएगा तो वो कौन सी जाति नहीं लड़ी? वो पृथ्वीराज चौहान के साथ भील नहीं लड़े, वो दलित नहीं लड़े, वो महार नहीं लड़े, वो चमार नहीं लड़े, वो सब लड़े। जैसे जिसकी क्षमता थी सबने इस देश के लिए काम किया है और जातियों में बटे रहकर भी काम किया है। तो जाति सदा से थी, सदा रहेगी ऐसा। और जाति के आधार पर ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर कि मैं ऊपर और तू नीचे, जाति के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। जाति है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाति के आधार पर कुछ लोग अपने को सुपीरियर समझ रहे हैं, जो जन्म से समझ रहे हैं, उनकी दिक्कत है। बहुत सारे यूट्यूबर चैनल चिल्ला रहे हैं कि ये तो ब्राह्मणों पर हमला हो गया, ये तो बनियों पर हमला हो गया, ये तो ठाकुरों पर हमला हो गया, ये सवर्णों पे हमला हो गया, ये जनरल पर हमला हो गया। अरे भाई, काय का हमला हो गया तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे ऊपर कैसा हमला हो गया? कोई हमला नहीं हुआ है। जो समाज में था,
जो समाज में लोग बटे हुए थे उसको सरकार ने स्वीकार किया है। बस देखिए, कांग्रेस भी झूठ बोलती थी कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कहती थी ना। बीजेपी का नारा था बटोगे तो कटोगे, आप एक हैं तो सेफ हैं। एक तो हम हैं, ये हाथ लेफ्ट है, ये हाथ राइट है, ये पैर, ये एक शरीर में अलग अलग जातियां हैं लेकिन सब एक है ना। तो जातियों में बटे रहने के बाद भी हम एक हैं, क्योंकि इस देश की यूएसपी भी यही है कि बहुत सारी जातियां यहाँ रह सकती हैं, बहुत सारे धर्म यहाँ रह सकते हैं, बहुत सारे वर्ग यहाँ रह सकते हैं, बहुत सारे संप्रदाय यहाँ रह सकते हैं। बस सब में आपसी भाईचारा हो, कोई ऊंचा और कोई नीचा ना हो, बस इतनी सी बात है। जाति में जातिगत जनगणना कराने से कोई देश को नुकसान नहीं होने वाला है, कोई बटने वाला नहीं है। ये खाम खा की बहस है, क्योंकि अगर बटना होता तो बट जाता। देश में तो जातियां हजारों साल से हैं। लेकिन जो ये जाति है, हाँ, अब उस जाति से आपकी जो नीति बनेगी, आपकी रोजगार की नीति बनेगी, आपकी अन्य नीति बनेगी, वो जाति से संबंध कैसे रखती है? ये बड़ा सवाल है कि जाति से नीति का संबंध क्या है। जाति से नीति का संबंध ये है कि भाई अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो जाति है ना, जाति जाति नहीं, आप कुछ भी कह लो, आप धर्म बदल सकते हो, जाति नहीं बदल सकते। तो जाति में ही आप शादी करते हो, जाति में ही सब कुछ करते हो। तो जाति से नीति, जाति एक पैमाना है, जाति एक पैरामीटर है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हो कि भाई, क्योंकि जाति स्थायी है, जाति स्थायी है तो स्थायी चीज ज्यादा आपको समाज का रिफ्लेक्शन देती है। सपोज करिए कि ब्राह्मण हैं तो वो ब्राह्मणी सदियों से हैं, जो दलित हैं वो सदियों से दलित हैं, ठीक है। तो उससे स्थायी उस समाज की पूरी आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाती है कि इस जाति के अनुसार ये समाज कैसे जी रहा है, इस समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, इस समाज के अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता है, इस समाज के अंदर कितनी संपत्ति है। तो जाति के अनुसार आप काफी हद तक आइडिया लगा सकते हो कि इस देश में सचमुच किसको ज्यादा जरूरत है, कौन ज्यादा है। ये नहीं कि जो कौन ताकतवर है, ये भी पता लगेगा कौन ताकतवर है, लेकिन कौन सचमुच जिसका हमें वेलफेयर करना है, जिसका हमें अच्छाई करनी है, जिसको हमें आगे बढ़ाना है और जिसके लिए हमें काम करना है, जिसको अवसर की समानता उपलब्ध करानी है, ऐसे लोगों को हम ढूंढ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जातियों का पैमाना, जातियों में एक पैमाना है, ये जो वर्ग बनाए हैं, जो वर्ग बनाए हैं कि एक वर्ग बनाया जर्नल, दूसरा वर्ग बनाया ओबीसी, तीसरा वर्ग बनाया एसटी, चौथा वर्ग बनाया एससी, ये 4 वर्ग बनाए। ये चारों वर्ग में अपनी समस्या इनरिलेवेंस है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई आधार ही नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है, नकली बनाए हुए हैं। असली तो जाति है, असली जो है ना, जो सदियों से चली आ रही है। बाबा साहब और ये टीम ने कोशिश की कि हम 4 वर्गों में बांट लें, इसको जर्नलाइज कर लें, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जातियों के आधार पर ही आप असली परिस्थिति पता लगा सकते हो। आप वर्गों के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि ओबीसी में बहुत तगड़ी जातियां घुसी हुई हैं जो सारा माल खा रही हैं, ठीक है। एससी में भी बहुत सारी जातियां ऐसी घुसी हुई हैं जो अपना माल खाए जा रही हैं, एसटी में भी घुसे हुए हैं ऐसे बहुत सारे लोग। तो आप वर्ग कृत्रिम व्यवस्था है। जाति, ये जो कहते हैं 4 वर्ग हैं, हम तो ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, ये कहीं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करता है रियलिटी में तो जाति, आपकी क्या जाति है उसी से आपका सब कुछ तय होता है। तो जाति बहुत जरूरी है। अगला सवाल पूछिए आप। अगला सवाल यही है कि इसमें अगला पिछड़ा दलित वर्ग आदिवासी वर्ग हैं, ये देखिए मैंने बोल ही दिया, ये सवाल तो मैंने शायद बोल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि आपके पूछने से पहले ही मैंने बोल दिया कि देश को 4 वर्गों में जो बांटा गया है ये बिल्कुल बेकार है। ये सिस्टम जमीनी सिस्टम नहीं, असली सिस्टम देश को जातियों के आधार पर अगर वर्गीकरण करते तो ज्यादा बेहतर होता, जिससे असली पिक्चर सामने आती। चलिए, असली पिक्चर सामने आएगी, आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन वो आंकड़े आने के बाद होगा क्या? देखिए आंकड़े तो अभी भी हैं। आप जब भी अभी कभी सुनते हो, अखबार में निकलता है इस लोकसभा में इतने अगड़े हैं, इतने पिछड़े हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने वैश्य हैं, आता है ना अखबार में छपा हुआ। आंकड़े सब हैं, उसे बस स्वीकार करने की जरूरत है। मतलब ये कुछ ऐसी नई बात नहीं हो रही है। अंग्रेज कराते थे जातिगत जनगणना, अभी 100 साल के लगभग हो रहे हैं, अब ये जातिगत जनगणना होगी। जाति है, ये भी सच्चाई है। जाति के आधार पर लोग अपने काज करते हैं, अपने अपने रिश्ते करते हैं, नाते करते हैं, ये भी सच्चाई है। बस उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना। जातिगत जनगणना का मतलब और कुछ नहीं है कि उसको स्वीकार कर लेना का हाँ ये हमारे समाज में है, अच्छी है बुरी है मैं ये नहीं कहता, समाज में है उसे स्वीकार कर लो। तो क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना पे? मोदी सरकार को ये बात समझ में आई। राहुल गांधी, इसके पीछे मैं उद्देश्य बताऊं, राहुल गांधी का ये उद्देश्य था या दूसरी विपक्षियों का ये उद्देश्य था कि ये तो बीजेपी तो अगड़ों की पार्टी है, ये तो ब्राह्मण बनिया और उनकी पार्टी है और बाकी को इनके खिलाफ किया जाए
कि भाई ये जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं और जातिगत जनगणना से ही हक और अधिकार मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जातिगत जनगणना से कोई हक और अधिकार मिलने वाली बात सपने में भी ना सोचें, क्योंकि आपको जाति के आधार पर हक और अधिकार नहीं मिलता। आप कितने समर्थ हो उसके, अगर नौकरी मिल भी जाएगी आपको तो वो कोई हक और अधिकार नहीं है। हक और अधिकार और मान और सम्मान तब मिलेगा जब आप सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ये एक फौरी राहत हो सकती है। मैं कहता हूँ रिजर्वेशन के नाम पे एक आपको तुरंत राहत मिल जाए कि भाई कोई भूखा ही मर रहा है, उसको एक नौकरी मिल गई तो अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला पाएगा। लेकिन क्या वो सचमुच मजबूत होगा? ये बात क्या वो सचमुच समाज में टिक पाएगा आगे? क्या बराबर उसे नौकरी मिलती रहेगी? उसके लिए तो उसे स्वयं ही संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो बस एक सहलाना भर है कि जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, उनको सहलाना भर है। इससे आगे की रास्ता उन्हें तय करना है खुद ही। लेकिन इसमें एक पॉइंट था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी अधिकारी। अब इसमें तो लोग बढ़ जाएंगे कि अगर किसी जात का, किसी कास्ट का ज्यादा संख्या भारी है तो उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा, देखिए उनको ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, बाकियों पे अत्याचार होगा। देखिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिला था। ये अगर कोई कहता है ना इस आधार पर रिजर्वेशन मिला था तो मुझे लगता है बाबा साहब के खिलाफ है। बाबा साहब ने कहा जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से जिसको हमने अलग हटा दिया गया, जिसके उसमें जाति थोड़ी आती है, उसमें तो ब्राह्मण भी समाज से हट सकता है, वो भी जरूरतमंद हो सकता है। कोई और जनरल कास्ट वाला है वो भी जरूरतमंद हो सकता है, उसकी भी। मैं पैसे के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, मैं पैसे के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे कह रहा हूँ, मैं सामाजिक आधार पे कह रहा हूँ। आप समझिए कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका समाज ने बहिष्कार ही कर दिया, जिनको दलित कहा गया, बहिष्कार कर दिया। इनको छुएंगे भी नहीं, इनके पास से भी नहीं गुजरेंगे, इनको पानी पीने का अधिकार छोड़ देंगे, इनके दूल्हा घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा। तो इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं था। ये आपने उनके साथ एक तरीके से बहुत गलत काम किया, ठीक है, जाति के आधार पे गलत काम किया। तो उसके आधार पे उनको रिजर्वेशन मिला, क्योंकि उनकी संख्या फिर मेन जो स्ट्रीम भारत में उनकी कम होती चली गई कि आपने उनको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया, तो वो कैसे शामिल होंगे? तो रिजर्वेशन के माध्यम से उनको आपने पुलिस वाला बनाया, उनको IAS ऑफिसर बनाया, उनको अलग अलग समाज डॉक्टर बनाया, या उनको बनाया तो नहीं, खैर उन्होंने भी अपनी मेहनत की होगी, लेकिन कुछ उनको रिलैक्सेशन दिया कि आप भी आ जाओ, क्योंकि आपने पहले समाज में रोका उनको आने से। तो भागीदारी करने के लिए आपने खिड़की खोली। उस खिड़की में क्योंकि वो लोग पीढ़ियों से कमजोर थे, या आर्थिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक रूप से भी कमजोर हो गए, बौद्धिक रूप से भी इतना दबाया कि वो कमजोर हो गए, तो उनके लिए एक विंडो खोली आपने रिजर्वेशन की, जिससे वो भी आ जाए। फिर अगली जो उनकी पीढ़ी आएगी वो आपसे लड़ेगी, वो आपसे जर्नल में आके लड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जाति के आधार पर जो आप बात कह रहे हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी, बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था कि संख्या भारी होगी तो आपको मिल जाएगी। बाबा साहब ने ये कहा था जो कमजोर है, जो समाज के अंदर जो पिछड़ा रह गया, जो सामाजिक रूप से दबा कुचला रह गया, उसका वेलफेयर कर रहा है, ना कि जो ताकतवर है उसको दे देंगे, संख्या जिसकी आबादी ज्यादा होगी उसको दे देंगे। बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये जो नारा चला रहा है, जो भी चला रहा है, ये बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को एग्रेसिव करने के लिए कर रहा है। फिर तो तगड़ी जिसकी जहां संख्या भारी होगी वो सारा ले लेगा, कमजोर तो दबी जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये है कि काबिलियत के काम पर रिजर्वेशन की संकल्पना कैसी है? संकल्पना देखिए, काबिलियत का जो काम है, अब माफ करिएगा, अगर आप एक फौज में हैं और आपको एक रिजर्वेशन के माध्यम से ले लिया जाए और आपको लड़ना है, जंग लड़ना है, वो सामने वाला रिजर्वेशन से नहीं आ रहा, वो अपनी सामर्थ्य पे आ रहा है, शक्ति पे आ रहा है। काबिलियत का मतलब उसकी बॉडी, उसकी काबिलियत है कि भाई वो कितना दमखम है उसके अंदर। आपने यहाँ पर कर दिया कि भाई थोड़ा कमजोर होगा तब भी हम ले लेंगे। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीजों में आप रिजर्वेशन कर सकते हैं और कौन सी चीजों में नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट है, एक खोज कर रहा है, एक वैज्ञानिक है, वहां बुद्धि की है। अगर वहां आप उसको रिलैक्सेशन देंगे कि भाई कम बुद्धि या मतलब थोड़ा कम दक्ष आदमी चल जाएगा, एक डॉक्टर है, वहां आप रिजर्वेशन देंगे कि कम दक्ष आदमी काम कर लेगा, तो वो ठीक नहीं है। जो जितने प्रायोरिटी के काम है वहां रिजर्वेशन की कल्पना होनी ही नहीं चाहिए। रिजर्वेशन की कल्पना बड़े पैमाने पर कहाँ होनी चाहिए? शुरुआती लेवल पे, शुरुआती नौकरियां हैं उन पे तो मैं कहता हूँ रिजर्वेशन और बढ़ाया जाना चाहिए। 80% 90% कर दो भाई। जहाँ निचला तबका है, जहाँ जो 4th क्लास की जो हैं उसके ऊपर और क्लास है, वहां पर तो आप नौकरियों में दो। लेकिन जहां पर आपको बिल्कुल बहुत क्रिटिकल काम है, जहां पर आपको ये देखना है कि काबिलियत बहुत मायने रखती हो, कि उसकी थोड़े से भी करने से बहुत उल्टा या पुल्टा हो जाएगा, तो वहां रिजर्वेशन को दूर ही रखना चाहिए। वरना हमें दुनिया से कम्पीट करना है। हमें अब इसरो के अंदर आप सोचो कि रिजर्वेशन से लोग चले जाएं, ठीक है, या वैज्ञानिक बन जाए रिजर्वेशन से, नहीं बनना चाहिए। मैं रिजर्वेशन आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, लेकिन देश के लिए भी खराब हो सकता है। अगर हमने सपोज करिए हमने किसी
समर्थ आदमी को रोक दिया जो ज्यादा काबिल था देश के लिए, और किसी ऐसे आदमी को आगे बढ़ा दिया सिर्फ इसलिए कि उसका हम आर्थिक उत्थान करेंगे। उसका भी आर्थिक उत्थान होना चाहिए, लेकिन देश का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो क्रिटिकल काम है, जो जहां पर बहुत ज्यादा दक्षता की जरूरत है, वहां पे कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, वहां पे कंपटीशन ही होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, कंपटीशन जैसे जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पर है कि जातियों की बात करते हैं, हाँ, इसमें जातियां हैं कौन कौन सी, ये क्या जातियां हैं? जैसे प्रधानमंत्री जैसे ये आपने उसमें है कि जाति रिजर्वेशन में वर्गीकरण, एक मिनट का सर, क्या देख रहे हो? रुको एक मिनट, कुछ हो गया मैं। ये यहाँ से जाओ, यहीं से आऊँ ना? हाँ, रिजर्वेशन में वर्गीकरण। ठीक है, मेरा अपना वो तो चालू रहने दो, एडिट कर देंगे अपने चालू करो थोड़ा। हाँ, जो अगली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन में वर्गीकरण किस तरीके से होगा? देखिए, ये जो लोग खुश हो रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव यादव समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव भी यादव समाज से आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जाटव समाज से भी आते हैं, जैसे मायावती हैं या और भी लोग हैं। ये जातियां मजबूत जातियां हैं, ठीक है। तो ये जातियां अपने अपने समाज में सवर्ण हैं, जैसे कि ओबीसी में यादव सवर्ण हो गए, एससी में जाटव सवर्ण हो गए। अब क्या होगा, जब ये जातिगत जनगणना होगी तो इनके खिलाफ ही जा सकती है। ये इनके खिलाफ कैसे जाएगी? जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि जाति के आधार पर सवर्णों से कुछ ले लेंगे, ब्राह्मणों को तो वैसे ही कुछ नहीं मिला हुआ है, उनको 10% रिजर्वेशन मिला हो, उसमें तो सभी है, कोई भी जा सकता है। लेकिन जो रिजर्वेशन असली मिला हुआ है, ये सरकार की चाल है इन जातियों की ताकत को कम करना, जैसे यादवों की ताकत को कम करना, जाटव समाज की ताकत को कम करना। और जैसे मैं वहां पर जाऊं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माला कम्युनिटी है। माला कम्युनिटी क्या है कि वो रिजर्वेशन का बहुत सारा हिस्सा वही ले लेती है। तो अब जाति के वर्गीकरण की भी बात होगी, क्योंकि अब ओबीसी एक वर्ग नहीं रह जाएगा, जातियों पे ज्यादा बटेगा समाज। तो वो जो जातियों को कम रिजर्वेशन मिल पाया, फायदा मिल पाया, वो कहेंगी कि हमारा रिजर्वेशन अलग करो जी, हम इनके साथ नहीं रहते। तो अल्टीमेटली इससे जो ये मूवमेंट था ना, ओबीसी का मूवमेंट, पिछड़ों का मूवमेंट, दलितों का मूवमेंट, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग एंगल बनेंगे। और आपने देखा पिछली बार कि बीजेपी कितना सफल हुई, एससी के अंदर लोगों को उन्होंने कहा वाल्मीकि समाज अलग हो गया और जाटव समाज अलग हो गया। तो वर्गीकरण की जो बात है ना, वो और मुखरता से उभरेगी। सवर्ण तो एक हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो ज्यादातर आर्थिक आधार पर ही मिल रहा है, जाति के आधार पर मिल नहीं रहा। तो इससे बीजेपी की पॉलिटिक्स मजबूत होगी कि उनके जो वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक, वो तो एक रहेगा, और बाकी जो वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक, उसमें फाड़ हो जाएंगे। और लोगों की असल में पता लगेगा कि कौन सी जाति मजबूत है। कल को पता लग जाए कि यादवों के पास बहुत संपत्ति है, उनके पास बहुत सरकारी नौकरियां हैं, तो कल को सरकार ये भी कर सकती है कि भाई उनको डाल के जनरल में डाल दे। क्या पता जाटव समाज से भी जाति बदलने का पावर आ जाए और उनको भी कहे तुम भी सवर्ण हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार कुछ जातियों को निकाल दे। तो सरकार बड़ी चालाक है। आप ये सोचो कि आपने बेवकूफ बना लिया, सरकार आगे इस पर राजनीति करेगी, और मुझे लगता है अब जाति के अंदर बहुत अंदर की राजनीति होगी। अब ओबीसी की राजनीति नहीं होगी, अब जाति के अंदर मौर्य अलग हो जाएंगे, कुमार अलग हो जाएंगे, और जाटव अलग हो जाएंगे। इन सब बहुत सारी जातियां हैं ओबीसी में। ये तो खैर मैंने कुछ एससी और ओबीसी दोनों जातियां मिक्स कर दी, एससी में भी अलग हो जाएगा। और बहुत इस पे पॉलिटिशियंस के लिए बड़ी आसानी रहेगी कि अब कोई किसी के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाएगा मूवमेंट। जैसे अक्सर ये मूवमेंट खड़ा हो जाता था, सवर्णों के खिलाफ खड़ा हो जाता था कि इन्होंने ही सब कुछ ले लिया। अब ये मूवमेंट शायद यादवों के खिलाफ भी हो जाए, शायद जाटवों के खिलाफ भी हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इतना आसान नहीं है कि भाई गेंद सबको सबका अधिकार मिल जाएगा। और इसमें अल्टीमेटली जो नीचे दबा हुआ है, जो नीचे कुचला हुआ है, उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और शायद ये रिजर्वेशन फिर से रिवाइव हो और रिजर्वेशन की पॉलिसी बढ़ जाए। हाँ, रिजर्वेशन बढ़ भी सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% की सीमा है, मुझे लगता है 70% की हो जाए, 80% की हो जाए। और रिजर्वेशन किसके लिए? नौकरी के लिए। नौकरी करना। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए, उसमें कैसे रिजर्वेशन? ये प्राइवेट सेक्टर अलाउ करेंगे? ये एक बड़ी मूर्खतापूर्ण सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन दे दोगे। प्राइवेट संपत्ति या प्राइवेट सेक्टर वाला आजकल वो एआई ला रहा है, रोबोट ला रहा है, तुम कहाँ रिजर्वेशन की बात कर रहे हो? वो तो इंसान को ही हटाने की कोशिश कर रहा है। लोग, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक ही मोटिव होता है, वो प्रॉफिट पे काम करता है, वो समाज की सेवा के लिए काम नहीं करता। आप CSR लाए, आप जबरदस्ती किसी को, कहते हैं ना, साधु को साधु बनाने की जरूरत नहीं है, और दुष्ट को दुष्ट मतलब
दुष्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो जिसका स्वभाव है वो वैसे ही काम करता है, जबरदस्ती उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने बड़े बड़ी कंपनियों से कहा भाई तुम इतना प्रॉफिट कमाते हो तो तुम समाज के लिए कुछ काम करो। तो समाज के लिए काम करने के लिए उसने क्या किया, CSR लाए। CSR का मतलब ये होता था कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता था जिसमें 500 करोड़ के करीब का टर्नओवर होता था, जिसका उसको आपको 2% निकालना है अपने प्रॉफिट में से। किसके लिए? समाज के वेलफेयर के लिए। अब वो क्या करते हैं, 2% निकाल देते हैं और समाज के वेलफेयर के लिए किसको कर देते हैं, अपने ही एम्प्लॉइज के लिए वो बनाते हैं। ये भी तो समाज है। अपने ही NGO बना लेते हैं, उन्हीं को वो दान करते हैं और उसी में पैसा अपना घुमा लेते हैं। 2% वो पैसा काला से सफेद कर लेते हैं। अगर यही टैक्स लगाती सरकार तो शायद सरकार के पास होता, क्योंकि सरकार ही वेलफेयर कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर कभी वेलफेयर नहीं करेगा। वो हमेशा वो प्रॉफिट देखेगा और वो काबिलियत देखेगा। तुम उसमें रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करा ही नहीं सकते, वो बंद करके चला जाएगा। कंपनी नहीं करता मैं। तुम पूरी दुनिया पर अपनी पॉलिसी लाद नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल है। बड़ी कंपनियां हैं, कोई बाहर से चाइना से आ रही है, वो अपने उसकी वो किसको हायर करेगी ये उसका राइट है। आप उसको कहो कि इस जाति का हायर कर ले, उस जाति का हायर कर ले, वही उसको जो काबिल लगेगा उसको हायर करेगी, या जाति हो कोई वो बाहर से ले आएगी। तुम सरकारी कंपनियों की बात करो, मुझे समझ में आता है सरकार वेलफेयर करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तुम कहोगे, हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ एक किसी भी जाति का है आदमी जो अपनी कंपनी चला रहा है, अपनी फैक्ट्री चला रहा है, वो जिसको जो काम का आदमी है उसको रखेगा, वो किसी भी जाति का हो। तो ये बेवकूफाना सोच है कि प्राइवेट सेक्टर में तुम इम्प्लीमेंट कर लोगे। खाम फिर वो दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे, लोग दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे, वो रखेंगे ही नहीं नौकरी पे, वो ठेके पे लगा देंगे। या सरकार भी वही कर रही है, सारी नौकरियां खा गई सरकार, अब ठेके पे चला रही है। कहाँ गया तुम्हारा रिजर्वेशन? जब तुम जबरदस्ती करोगे किसी समाज के साथ तो तुम उल्टा ही पाओगे। अच्छा, यहाँ पे बात हुई क्रीमी लेयर और कौन सी जातियों को इसमें नुकसान होने वाला। देखो, नुकसान की बात तो सभी कर रहे हैं। हाँ। कोई ब्राह्मणों की बात कर रहा है, कोई देखिए अगड़ों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगड़ी जातियों को अगर कोई ये लोग चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मणों को नुकसान हो जाएगा, बनियों को नुकसान हो जाएगा, या ठाकुरों को नुकसान हो जाएगा, या अगड़ों को नुकसान हो जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान उन्हीं को होने वाला है। असल में नुकसान किसको होगा? जब जिसके पास संपत्ति ज्यादा होगी, जिसके पास नौकरी ज्यादा होगी। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण बनियों और इन पर तो रिजर्वेशन है ही नहीं, इनके पास तो है ही नहीं रिजर्वेशन, तो इनको क्या नुकसान होना है भाई? नौकरी तो दोगे जाति के आधार पे, और क्या दे दोगे? जाति के आधार पे रोड तो बना नहीं दोगे कि फलानी जाति है तो रोड बनाना है। जाति के आधार पे पुल तो बना नहीं दोगे। जाति के आधार पर आप रिजर्वेशन दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और क्या करोगे? वेलफेयर कर सकते हो लोगों को रिलैक्सेशन दे सकते हो पढ़ाई में, यही तो करोगे। तो वो तो जिसके पास बुद्धि है वो फीस भर के, कोई 2000 फीस भर के आएगा, कोई 5000 फीस भर के आ जाएगा, लेकिन वो फिर निकल जाएगा आगे। तो उनका नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जो पिछड़े बने हुए हैं, जो है तो अगड़े और पिछड़े बने हुए हैं। क्या जो है तो मजबूत जातियां, लेकिन पिछड़ी बनी हुई हैं, जो कि पिछड़ों का हक खा रही हैं, उनको नुकसान होगा। इसमें से बहुत मजबूत जातियां जिनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है इससे। बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात प्रधानमंत्री करते हैं 4 जातियों की, क्यों मैं 4 जाति मानता हूँ, पुरुष, स्त्री, गरीब, किसान, और एक जाति मैं बता देता हूँ इसको, मनुष्य वाली। और मतलब इसमें ही 3-4 सवाल है कि उसमें 3-4 हाँ, चीजें हैं। देखिए और मैं 1-2 जाति बताई जाती है, आदमी और औरत वाली। ये आखिर कौन सी जाति को फॉलो कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री तो खुद कह चुके हैं मैं तो ये 4 जाति मानता हूँ, अब खुद जातियों में देखिए ये सब लोग झूठ बोलते हैं। कोई कहता है कि एक ही जाति होती है मनुष्य, उसमें से कोई नया आ गया कह रहा है एक ही जाति होती है स्त्री और पुरुष, 2 जाति होती हैं। कोई तीसरा आके खड़ा, भी प्रधानमंत्री आके खड़े हो गए, वो कहने लगे, अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि 4 जातियां होती हैं, औरत, पुरुष और गरीब और किसान, 4 जातियां होती हैं। लेकिन मेरी समझ से इस देश में जो मैं कहता हूँ 2 ही जातियां होती हैं। एक वो जो मालिक है और एक वो जो नौकर है। जो नौकर है वो सदैव परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, और उसका अधिकार हमेशा खाया ही जाएगा, क्योंकि उसने खुद से स्वीकार किया है नौकरी। हमारे यहाँ कहते हैं उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, अधम नौकरी, ऐसा कहा जाता है। हमारी कहावत गलत नहीं कहे। जब आप नौकरी करने जाते हो, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट साइड से रख देते हो, आप अपना समय बेच देते हो, आप अपना टाइम बेच देते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी बेच देते हो एक मालिक को, क्योंकि वो आपको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेगा, ये उसके ऊपर है। तो आप उससे अधिकार नहीं मांग सकते, उससे फ्रीडम नहीं मांग सकते। ये देश मालिकों का देश था। ये देश में सब मालिक थे। एक कुम्हार जो घड़ा बनाता था वो मालिक था, एक लोहार जो लोहा कूटता था वो मालिक था, एक किसान जो खेत में हल चलाता था वो अपनी फसल का मालिक था। लेकिन आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं नौकर। हर जगह नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, और नौकरी करना यानी अपने सम्मान को गिरवी रख देना।
नौकरी अब तब करो जब आपको कुछ सीखना हो, थोड़े समय के लिए नौकरी करो, लेकिन अपना काम करो और अपने आत्मसम्मान से जियो। मुझे लगता है कि नौकरी का जो क्रेज है ना, वो सिर्फ इसलिए है सरकारी नौकरी का क्रेज कि उसमें नंबर 2 का कमाने को मिलता है, लाइफ सिक्योर हो जाती है। क्योंकि आप देख लो, आम जनता से पूछो, सरकारी नौकर से सब दुखी है, लेकिन सब चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि नौकरों का देश मत बनाओ, ये देश मालिकों का देश था, मालिकों का देश बनाओ। इसीलिए दो ही जातियां होंगी हमेशा, मालिक या नौकर। तो नौकर वाली जाति कम से कम करो, नौकरी कम से कम करो, और स्वयं रोजगार की अवसर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। लोग उद्योगपति बने, लोग छोटे व्यापारी बने, लोग अपना व्यापार करें, अपने मर्जी के मालिक रहें, ना कि किसी के जाके नौकरी करें। और नौकरी करें भी तो थोड़े समय के लिए करें, अल्टीमेटली वो खुद का मतलब मालिक बने। जितने ज्यादा मालिक होंगे देश में, उतनी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि नौकर कम खुश रहता है और मालिक जो होता है, उसका लॉस हो या फायदा हो, वो हमेशा खुशी रहता है। तो अगर देश को सुखी रखना है तो देश में मालिकों की संख्या बढ़ाओ, मालिकों की जाति बढ़ाओ। तो भी आखिरी में आप क्या कहेंगे, इसका कंक्लूजन क्या है और क्या मैसेज है? जातिगत जनगणना से मुझे लगता है ना फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जातिगत जनगणना से जो सच्चाई दबी हुई थी वो बाहर आ जाएगी। और जो नुकसान अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी के टर्म्स में बोलूं तो बाकी विपक्षी दलों को नुकसान है और बीजेपी को फायदा है, क्योंकि बीजेपी ने जो धारदार मुद्दा था उनका, वो उठा लिया, और खुद ले लिया, और होना जाना इससे कुछ है नहीं। इससे नुकसान उन्हीं को होगा जो ओबीसी की राजनीति करते थे, जो दलित की राजनीति करते थे, जो एसटी की राजनीति करते थे। उनकी राजनीति और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इसमें जातियां और निचले स्तर पर जातियों के वर्गीकरण की, उप वर्गीकरण कहते हैं, सब क्लासिफिकेशन, वो फैल जाएगा और जगह जगह ये उठने लगेगा कि हम इस वर्ग में नहीं आते, हम ओबीसी में नहीं। जैसे दलित महादलित हो गए, पिछड़ा अति पिछड़ा हो गया, तो ऐसे ही और वर्ग आ जाएंगे, बहुत सारे वर्ग आ जाएंगे। और इसमें अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे वो सवर्ण लोग रहेंगे, क्योंकि वो ना बटेंगे और ना हटेंगे। जो नुकसान रहेगा वो निचले लोगों को ही रहेगा, क्योंकि वो अब बटेंगे। बिल्कुल, ये हमने समझा किस तरीके से जाति जनगणना होनी है और कैसे सरकार इसको करना चाहती है और सरकार का उद्देश्य के पीछे क्या है और कैसे ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए रही है।